And do you think in mental health seeking a help is strength or a weakness? एक मदर है, अब नाउ शी इज अ प्रेग्नेंट वूमन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इससे पहले इफ शी इज ऑन साइकाट्रिक केयर मेडिकेशंस पे भी है, इज देयर एनी रिलेशन विद बेबी? क्या बेबी को भी कोई असर पड़ सकता है इफ अगर मदर शी इज नॉट मेंटली वेल? हमें मालूम है कि जब उसको वो तकलीफ आती है वो कितने बुरे तरीके से उस वक्त अफेक्ट हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी तो उनने उनको बताया था कि आप ये दवाई बंद कर दें, ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं रहेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट बोथ मदर एंड द चाइल्ड जो उनके वूम में था बिकॉज ऑफ द सुसाइड। तो बिकॉज ऑफ हर मेंटल इलनेस शी डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड। लेकिन उसके अलावा भी कश्मीर में एक मेल डोमिनेंस है, नॉट ओनली इन साइकाट्री बट हर किसी मेडिकल फील्ड में बोला जाता है कि औरत है तो इसको तो आता नहीं होगा। In the quiet corners of our homes and in the business of our streets, countless women carry battles which no one sees. So it's time to discover more and get educated about women's mental health. We welcome Dr. Char Nilofer, a neuropsychiatrist by profession. She has done her MBBS and MD in psychiatry from GNC श्रीनगर। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जैसा कि हम वुमन के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो हाउ इज़ इट डिफरेंट जो मेल्स की कंडीशंस है एज़ कंपेयर टू अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे, व्हाट इज़ स्पेशल देयर कि वुमन और मेल्स में क्या डिफरेंस? ये आपने यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को छेड़ा है, क्योंकि ऐसे तो हर कोई कहेगा मेंटल हेल्थ सबका मेंटल हेल्थ है, तो वमेंस क्यों डिस्कस करेंगे, हाउ इज इट डिफरेंट? तो बेसिकली अगर हम देखेंगे एवरी वन ऑफ अस नो कि वमेंस आर डिफरेंट बायोलॉजिकली। पहले बनावट उनमें डिफरेंट है, फिर जो स्ट्रगल्स है वो भी डिफरेंट है, सोशो कल्चरल जो उनका रोल है सोसाइटी में वो डिफरेंट है, मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट है। दैट मीन्स बनावट के साथ साथ उनके जो स्ट्रेसर्स है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये इसको मुख्तलिफ बना देता है उन मेंटल डिसऑर्डर से जो मर्दों में पाए जाते हैं। एंड डू यू थिंक हमारी जो फीमेल्स हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर मेंटल हेल्थ, दे आर टोटली इग्नोर्ड इन आवर सोसाइटी के शायद छोटा-सा स्ट्रेस है चला जाएगा, एज़ कंपेयर टू अगर हम देखेंगे कि उनमें भी कोई फुल फ्लेजेड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है? हाँ, ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही इस लिहाज से, क्योंकि औरतों को माना जाता है कि वो जज़्बाती होते हैं, एक्सप्रेसिव होती है, तो अक्सर तौर पे कहते हैं कि ये रो रही है, इसका ये मिज़ाज ही ऐसा है, मतलब ये तरीका ही यही है एक्सप्रेस करने का। तो इस तरीकों से, और अगर हम देखा जाएगा तो जो भी मेंटल हेल्थ डिस्कशंस होते हैं या स्टडीज़ होते हैं, उनमें भी औरतों की जो है तादाद कम देखी गई है, इवन स्टडीज़ में भी। तो वहाँ पे भी हमें पता चलता है कि जो वुमेन्स मेंटल हेल्थ है, उस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो उस तरीके से भी ये एक चैलेंज बन जाता है औरतों के लिए, क्योंकि वो घर पे ही अक्सर औकात जो उनका काम है, वो घरों तक ही महदूद रहती है। तो जो उनकी पेन है, जो उनकी स्ट्रगल्स है, वो अक्सर सामने आने से रह जाती है। So, do you think they still don't have that liberty to share the things? डेफ़िनेटली, क्योंकि ऐसा है ना कि अ, ऐसे तो बोला जाता है उनको बहुत एक्सप्रेसिव, लेकिन उनको वो मौका भी तो मिलना चाहिए। जब हर कोई सुबह अपने काम पे निकल जाता है, वो फिर भी उनका एक 24/7 जॉब रहता है। उनका ऐसा नहीं है कि सुबह 9 टू 5 रह गया जॉब। उनका जो जॉब है वो 24/7 है, बिकॉज़ इवन इफ अगर कोई लेडी वर्किंग नहीं है, इवन इफ शी इज़ इन द होम, लेकिन उसका एक रोल जो है, वो एक केयर टेकर वाला रोल है। ऑल्दो मतलब होना तो ये चाहिए कि ये बराबर बँट जाएँ। अगर औरतें भी इस फ़ील्ड में आ रही है कि वो अपना जॉब कर रही है, फुल फ्लेज्ड जॉब कर रही है, they have taken the responsibility of a man, रोल ऑफ अ मैन बेसिकली, बट मेल्स ने इसको रिप्लेस नहीं किया है। घर में अभी भी केयर टेकर का, मोस्ट ऑफ द टाइम्स केयर टेकर वाला रोल जो है वो औरत ही लेती है। तो उस तरीकों से उसको जो एक्सप्रेस करने का वो मौका या सही चैनल या सही टाइम मिलता है, वो नहीं उसको मिलता है। Is there any role of hormonal shifting या पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, या दोज वुमन जो आफ्टर प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी रहती है, उनका क्या रोल रहता है इन टेकिंग केयर ऑफ मेंटल हेल्थ?
जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम क्यों औरत की मेंटल हेल्थ को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज़ इट्स बायोलॉजिकली डिफरेंट। तो यहीं पे रोल आ जाता है हार्मोन्स का। बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जो पर्टिकुलरली सिर्फ़ औरतों में होती है बिकॉज़ ऑफ देयर बायोलॉजी। और जो बाकी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, जैसे अगर हम डिप्रेशन देखेंगे, एंग्ज़ायटी, ओसीडी, जो भी ये डिसऑर्डर्स है, इनकी तादाद भी औरतों में ही ज़्यादा पाई गई है। देखा गया है कि औरतों में डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो डिप्रेशन है या एंग्जायटी डिसऑर्डर है, ये लगभग औरतों में दोगुना ज़्यादा पाया पाया गया है as compared to male. कंपेयर टू मेल्स। और ये जो डिफरेंस है ये पर्टिकुलरली इस एज ग्रुप में जब वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज, ये गैप कम होती जाती है। तो यहाँ हमें समझ आता है, ऑल्दो बाकी चीज़ों का भी रोल है, लेकिन हार्मोन्स और बायोलॉजी का पर्टिकुलर रोल है वुमेन्स में, जो इनको वल्नरेबल बनाती है टू मोर ऑफ दी साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स। जब आप हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल ओपीडीज में देयर आर 2 मेल साइकियाट्रिस्ट्स एंड 1 मेल फीमेल साइकियाट्रिस्ट। जब फीमेल पेशेंट आती है आपकी ओपीडी में, इज शी कंफर्टेबल इंटरेक्टिंग विद फीमेल डॉक्टर ओनली, या फिर वो मेल के पास भी जाती है? अगर वो फीमेल के पास जाती है, तो ऐसा क्या है जो उसको कहा जाता है पहले कि यू हैव टू सीक कंसल्टेशन विद फीमेल ओनली? ये एक जो सवाल है ये बहुत संजीदा है, क्योंकि पहले तो अगर हम देखेंगे, अगर हम स्टिग्मा की बात करेंगे, वहाँ पे स्टिग्मा इस रिलेटेड भी आता है कि हमारे पास कितने साइकियाट्रिस्ट्स हैं और कितनी फीमेल साइकियाट्रिस्ट्स है। ये तो अब कुछ सालों से अब एक थोड़ा ट्रेंड आया है, उसमें फीमेल्स भी आई है, अदरवाइज ये बिल्कुल वहाँ पे सिर्फ मेल्स देखे इवन जाते हैं। आई न्यू ए टाइम जब यहाँ पे 13 टू 16 साइकियाट्रिस्ट्स टोटल थे हमारे पूरे कश्मीर में, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैन पावर इज अवेलेबल। बट इसमें हमको ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि मेल पेशेंट्स किन के साथ कंफर्टेबल है और फीमेल पेशेंट्स किन, जबकि कंफर्टेबल दोनों के साथ होना चाहिए। बट इफ़ देयर इज सम बायस या फिर उनको कहा जाता है कुछ, तो वो बैरियर्स नहीं रहने चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि आपने बोला कि आपने कुछ ही साइकियाट्रिस्ट देखे हैं, और मुझे लगता है मेनली आपने मेल्स ही, बहुत ही कम आपने सुना होगा फीमेल साइकियाट्रिस्ट भी है। कुछ ही सालों से अब फीमेल ज़्यादा इसमें लेने लगी है पार्ट। तो अगर हम देखेंगे, जैसे कि आपने कहा कि उनको क्या चीज़ कही जाती है जिसकी वजह से वो नहीं जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें नेचुरल भी है, जो होनी भी चाहिए, जो लाज़िमन है, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी है जो कंफर्टेबल नहीं होंगे। इट्स नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, इट्स फॉर मेल्स टू, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होगी दैट यू वोंट बी कंफर्टेबल टॉकिंग विद मी, तो यू विल फाइंड अ मेल साइकियाट्रिस्ट, आप ढूँढने की कोशिश करोगे। लेकिन उसके अलावा भी कश्मीर में एक मेल डोमिनेंस है, नॉट ओनली इन साइकियाट्री बट हर किसी मेडिकल फील्ड में। बोला जाता है कि औरत है तो इसको तो कुछ आता नहीं होगा, तो मतलब ये सुनने में आया है, हर वक़्त हर कोई कहता है कि "फलानी अस्तथ ज़नान तमिस क्या तगहा", उसको क्या ही आता होगा, तो आप मेल डॉक्टर के पास जाओ। तो उस वजह से भी वो रहता है कि नहीं, मुझे मेल के पास जाना है। बट ऑब्वियसली ऐसी भी चीज़ें हैं जो इंसान, खासकर साइकियाट्री में ऐसी चीज़ें हैं कि जो भी हमारा डायग्नोसिस है, इसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जो हमें बता देता है। सब कुछ हमें बताते हैं इंसान की वो जो भी एक्सप्रेस करता है, अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स, उसके बिहेवियर्स। तो वो सब कुछ बोल पाना चाहिए, तभी हम किसी एक सही तरीके से डायग्नोसिस पे पहुँचेंगे। तो वहाँ पे है ज़रूरी कि बराबर-बराबर मेल-फीमेल अवेलेबल हो, ताकि दोनों को अच्छे तरीके से कैटर कर सकें। एंड अगर हम इसी चीज़ का अदर एस्पेक्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक मेल फीमेल साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है या एक फीमेल मेल के पास, व्हेन दे शेयर देयर स्टोरी, या जब वो अपनी केस हिस्ट्री दे रहे होते हैं, बीइंग ए डॉक्टर क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसको नहीं कहनी चाहिए थी और ये कह रहा है, और यू फील हैप्पी कि ये हिस्ट्री दे रहा है, जो कि इसको कंप्लीटली देनी चाहिए? एक अच्छा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वही है जो जो भी वहाँ से आ रहा है वो उसको बैड एंड गुड में डिवाइड ना करे, बिकॉज़ जी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वहाँ से आ रहा है हम वो सुने विदाउट एनी जजमेंट, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि डॉक्टर को क्या सुनना है, उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, तो वो तो उसको तो बोलना ज़रूरी है।
और ऐसा नहीं है कि कोई राइट वर्ड्स है जो उसको इस्तेमाल करने चाहिए, उसको शायद मेरे सामने ये नहीं बताना चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्कि बिकॉज़ जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव टू बी जजेस बट दे हैव टू बी न्यूट्रल, मतलब दे हैव टू बी जजमेंटल इन अ वे दैट दे हैव टू मेक अ डायग्नोसिस, बट दे हैव टू बी नॉन जजमेंटल जजेस। बेसिकली उन्हें किसी को जज नहीं करना है कि इसने ये जो बोला ये सही बोला, इसने ये जो बोला ये गलत बोला। देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग कि जो उसको बोलना है, जो उसको नहीं बोलना है, बिकॉज़ टू रीच अ प्रॉपर डायग्नोसिस दे हैव टू से व्हाटएवर दे फील कि हमें बोलना चाहिए। फिर कुछ ऐसी क्वेरीज़ है जो उनको नहीं पता होता है, ज़रूरी है जो डॉक्टर उनको यहीं से पूछता है। तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी भी है कि एक वो नॉन जजमेंटल रहे, साथ-साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी होती है मेडिकल फील्ड में। ऐसा होता है बहुत सारों को कि अगर मैंने ये बात कही तो कहीं ये किसी और तक ना पहुँच जाए। जी, बल्कि हमारे प्रोफ़ेशन में ऐसा है कि इवन फैमिली मेंबर्स तक को इजाज़त नहीं है बोलने की, जब तक कि वो पर्सन खुद कंफर्टेबल ना होगा। अगर वो कंफर्टेबल है मेरी बात पहुँचा दी जाए फलाना तक, सिर्फ़ उस हालत में उनको बता दिया जाता है। अदरवाइज़ जो बात डॉक्टर और उस क्लाइंट के दरमियान होती है, जो पेशेंट के दरमियान होती है, वो सिर्फ़ उन्हीं तक महदूद रहती है। एंड देयर इज़ नथिंग लाइक लाइक राइट और रॉन्ग। व्हाट आर योर व्यूज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेट्स टॉक अबाउट एन अनमैरिड वुमन, अगर किसी किसी भी टाइम, किसी भी स्टेज में उनकी लाइफ़ में उनको लगता है कि आई नीड अ साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प, एंड व्हेन दे अप्रोच टू अ डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास, ये हिडन क्यों करते हैं ये चीज़ें? क्या ये इसलिए कि देयर इज़ सोशल स्टिग्मा, अनमैरिड है, कोई सोच तक न ले कि शायद इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम सीवियर है और इसको फिर रिश्ता नहीं आएगा? व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट दैट? तो पहले मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स के पास जाना ही सबसे बहुत बड़ा काम है कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये कहना कि शशि तसरुप, आपको जिन है, आपको परी है, वो लोग उससे बहुत कंफर्टेबल होंगे, उसको आराम से एक्सेप्ट करेंगे रादर दैन अगर उनको बोलेंगे कि आपको कोई मेंटल इलनेस है। क्योंकि हमने इसके साथ एक माइंडसेट जोड़ा है इस मेंटल हेल्थ के साथ। हमें लगता है कि जिसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है या जो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाएगा वो तो पागल है। एग्ज़ैक्ट तो इनफैक्ट अगर हम आम ज़बान में भी देखेंगे, कोई मज़ाक में भी अगर किसी को पागल बोलता है, तो किसी अच्छी नीयत से नहीं बोलता है। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें लगता है छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें बहुत बड़ी होती है। हम किसी शुगर वाले या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नहीं बोलते हैं यीशु डायबिटीज़, हमको बोलते हैं एमिस्टो डायबिटीज़। तो ये क्यों बहुत कॉमन है कि हम बोलते हैं यीशु मेंटल, यीशु पागल, बल्कि कि इसको कोई ज़हनी तकलीफ़ है। तो ये तो पहले हर किसी के लिए एक बैरियर है, विदाउट बीइंग कि मेल है या फीमेल है। फिर फीमेल्स में पर्टिकुलरली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा बैरियर इसलिए है क्योंकि अगर वो अनमैरिड होगी तो उसको लगता है कि अगर किसी को पता चला कि इसको ये साइकियाट्रिक हॉस्पिटल गई हेल्प ले रही थी या जी, साइकियाट्रिस्ट के पास गई, जी। इवन अगर उसको कुछ भी डिस्कस करना होगा कि मुझे ऐसे इमोशंस, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी छोटा-सा स्ट्रेस भी हो सिर्फ सकता है, इट्स नॉट अबाउट ये कंडीशन। साइकियाट्रिस्ट के पास गई, अगर ऐसा हुआ तो फिर अच्छे मैरिज प्रपोजल्स नहीं आ जाएँगे। और फिर इसको बहुत सारे लोग इज़्ज़त का मसला बना देते हैं। तुमने सोचा नहीं एक बार अपने बाप की, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के बारे में, तुम कैसे गई? तुमने ये बात कैसे बोली? तो पहले तो ये हो गया जो शादीशुदा नहीं होंगे, और उसके बाद भी बहुत बड़ी स्ट्रगल रहती है। मैं अक्सर हैरान हो जाती हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं एक पर्सनल स्टोरी बोलना चाहती हूँ। यहाँ मेरी एक फ्रेंड है, तो उनको सीज़र डिसऑर्डर जैसे हम कहते हैं, लारंग की तकलीफ थी। जब भी एंड शी इज़ अ डॉक्टर, बहुत कॉम्पिटेंट, हर लिहाज से बहुत बेहतर। जी, जब भी उनको कोई रिश्ता आना होता था या किसी लड़के को देखने जाना होता था, तो शी वाज़ ऑलवेज़ कंसर्न्ड कि मुझे लड़के को ये बोलना है। और वो पहले ये बात बता देती थी कि देखो जी मुझे ऐसी तकलीफ है, हालाँकि वेल कंट्रोल्ड ऑन मेडिकेशंस। उस दिन जब उन्होंने ऐसा बताया तो मैं हैरान हो गई, क्या कोई इंसान जिसको थायरॉइड की तकलीफ है, जो प्रेशर की तकलीफ के साथ कर रहा है स्ट्रगल, जब उसको रिश्ता आता है, क्या वो ज़रूरी समझता है कि मुझे बोलना है इसको जी मुझे पहले थायरॉइड की तकलीफ है, मुझे प्रेशर की तकलीफ है। अगर हम देखेंगे तो शुगर तकलीफ ऐसी तकलीफ है जो इंसान के हर हर अज़ा को उससे फ़र्क पड़ता है, इवन किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। बट नो वन विल बॉदर अबाउट कि अगर मुझे रिश्ता होना है, मुझे उसको बताना है कि मुझे शुगर की तकलीफ है, देन व्हाई इज़ एवरीवन वरीड अबाउट कि मुझे इसको बोलना है, मुझे ज़हनी तकलीफ है। यहाँ से हमें समझ आता है कि एक इटसेल्फ एक हमने उसके साथ वो एक माइंडसेट बना के रखा है, जो नेगेटिव है, जो लोगों को हेल्प सीक करने से रोक रहा है। तो ये तो हो गया शादी से पहले। शादी के बाद भी ये होता है कि उनको पता नहीं चलना चाहिए वरना रिश्ता टूट जाएगा। मेरी एक पेशेंट थी, उनको इलाज चल रहा था।
ओसीडी का। एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर साहब मुझे अपने प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर ने लामोट्रिजीन थोड़ा-सा डोज़ रखा है और मेरे हस्बैंड को कहीं से पता शी वाज़ गोइंग टू अनदर डॉक्टर, किसी या डॉक्टर के वो पास। ऑलरेडी एक डॉक्टर के ओके। पास थी, देन शी थॉट कि मैं फीमेल हूँ, मे बी ये हुँ, मेरी सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है, तो शी कॉल्ड मी बेसिकली। ओके। तो उन्होंने कहा, मुझे बताएं ये लामोट्रिजीन छोटी सी दवाई है, ये किसके लिए लगती है? मुझे तो ओसीडी है, लेकिन मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया है और उन्होंने हल्ला मचाया है कि मुझे लारन तकलीफ है, जो मैंने छुपा के रखी है, और मेरा रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पे पहुंचा है। जबकि डॉक्टर साहब बात ऐसी है कि मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, वो भी दवाई खा रही है साइकियाट्रिस्ट की ही, लेकिन उनको किसी ने बोला है कि ये जो दवाई है, ये उसको लगता है जो पागल होगा। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं? तो वहाँ पे हमें समझ आ आया, इनफैक्ट मैंने उस लड़की को भी बोला कि आपको इस इंसान को जस्टिफाई करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे सच में इसी के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है। क्योंकि जो आपको इस बेसिस पे जज करेगा कि आप कोई दवाई खा रही हैं, तो वो आपको ज़िंदगी के सफ़र में कैसा एक हमसफ़र बन सकता है। सपोर्ट कैसे वो प्रोवाइड कर सकता है? और मेंटल हेल्थ इलनेस या कोई भी इलनेस जो है, इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि एक सपोर्ट रहे, सोशल सिस्टम रहे। जहाँ पे सपोर्ट अच्छा हो, सोशल सपोर्ट अच्छा हो, कोई भी इलनेस एंड पर्टिकुलरली मेंटल इलनेस, उसमें जो है प्रोग्नोसिस जो होता है, कोर्स जो होता है इलनेस का, बहुत अच्छा होता है। इवन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो सिवियर साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स, मतलब जिनको हम सच में कहेंगे, जिनको हकीकत की ज़िंदगी के साथ कोई टच नहीं रहता है अपनी बीमारी की वजह से। लेकिन जब उनको सोशल सपोर्ट सही तरीके से मिलता है, इलाज सही तरीके से मिलता है, तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ ऐसी जीते हैं जैसे उनको कभी कुछ था ही नहीं। तो लेकिन औरतों में एक ख़ासा बैरियर है कि अगर पता चल गया तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। उस वजह से ये भी नुकसान होता है कि जब ज़च्चगी का दौर होता है, जब वो हामिला होती हैं, जी। उस दौरान मेडिकेशंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक एडेड स्ट्रेस होता है टू द बॉडी, एक एडेड डिमांड होती है जिसमें ये रिस्क होती है कि जो भी ज़हनी तकलीफ़ है वो बढ़ जाए। तो उस वक़्त क्या होता है, एक तो जब उनको साथ में ही होता है, छुपाते-छुपाते वो कितना छुपाएँगे, फिर वो खाते ही नहीं हैं दवाई। और एक और चीज़ है फिर यहाँ पे, बाकी जो मेडिकल प्रोफ़ेशनल में जो बाकी फ़ील्ड्स में हैं, उनको भी बहुत ज़रूरी है कि सही गाइडेंस दें। हमारे पास अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब ने कहा अब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो तुम ये दवाई मत खाओ। Uh, I was during my tenure when I happened to be at SKIMS. हुँ, हुँ। तो जो डॉक्टर थी उसको नहीं मालूम था मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरे सामने एक पेशेंट थी ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए। जी। तो उसने उसको बताया कि शी वाज़ इनफर्टाइल, शी वाज़ सीकिंग ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी देयर, एंड शी सेड कि मैं डिप्रेशन की भी दवाई खा रही हूँ, तो ये दवाई है। और उन्होंने उनको बेझिझक, डॉक्टर साहब ने उनको बेझिझक कहा कि तुम्हें क्या हो गया? तुम ये दवाई क्यों खा रही हो? कैसे खा रही हो? तो तब मुझे समझ आ गया है कि जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड स्टिग्मा है ना, वो जो बैरियर है ना, वो सिर्फ आम लोगों में नहीं है। वो हर उस शख्स में है जिन्होंने एक डिफरेंट तरीके का माइंडसेट बनाया हुआ है, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड हो। जी। ये बहुत बड़ा बैरियर बनता है। रिसेंटली हम एक केस डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे एक औरत ने, शी वाज़ प्रेग्नेंट एंड शी वाज़ ऑन द साइकियाट्रिक मेडिकेशंस। हमें मालूम है कि जब उसको वो तकलीफ आती है, वो कितने बुरे तरीके से उस वक़्त अफ़ेक्ट हो जाती है। तो हमने उनको बताया था कि ये दवाई आपको ज़रूरी खानी है। बट अनफॉर्च्युनेटली जब वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो उनने उनको बताया था कि आप ये दवाई बंद करना, ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं रहेगी। एंड विदाउट आस्किंग हर कि विदाउट मेकिंग अ प्रॉपर लाइफ ऐसा प्लान, हाँ, प्रॉपर, बिकॉज़ क्या था तो आप इम्पोर्टेंट ले होता रहे है हैं? कि अगर मुझे भी पेशेंट को इलाज करना है, उसको और भी तकलीफ होंगी, उसको शुगर होगा विदाउट कंसल्टिंग द अदर डॉक्टर, उन्होंने खुद ही एडवाइस दिया कि आप इस दवाई को बंद करो। एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट बोथ मदर एंड द चाइल्ड जो उनके वूम में था बिकॉज़ ऑफ द सुसाइड। तो बिकॉज़ ऑफ हर मेंटल इलनेस हुँ। शी डाइड बिकॉज़ ऑफ सुसाइड। तो इधर मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा डॉक्टर साहब। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मदर है, अब नाउ शी इज़ अ प्रेग्नेंट वूमन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इससे पहले इफ शी इज़ ऑन साइकियाट्रिक केयर मेडिकेशंस पे भी है, इज़ देयर एनी रिलेशन विद बेबी? क्या बेबी को भी कोई असर पड़ सकता है? इफ अगर मदर शी इज़ नॉट मेंटली वेल? हुँ। या डेफिनिटली, एंड इट्स ट्रू विद अदर डिसऑर्डर्स, जैसे बाकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे हम कहते हैं प्रेशर या शुगर, अगर है, इस हामिला औरत को डेफिनेटली कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी असर पड़ेगा। एंड इट गोज सेम विद द मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। और लोगों को लेकिन क्या लगता है कि जो दवाई है उससे होगा, बल्कि ऐसा है कि जो मेंटल हेल्थ इलनेस है
उसकी वजह से खुद एक असर रहता है उस बच्चे पे। अगर उस मेंटल हेल्थ इलनेस को हम ठीक नहीं करेंगे, तो बुरे असरात रहते हैं उसके बच्चे पे। डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे? एक तो खुद उसके अंदर जो केमिकल चेंजेज़ आती है उनका डायरेक्ट। दूसरा इनडायरेक्टली ये कि जब वो सफ़र कर रही होती है, वो अपना ख़्याल नहीं रख पाती है उस तरीके से, जो उनकी बॉडी में कंटिन्यूअस बिल्ड हो जाता है स्ट्रेस का, तो वो हार्मोनल चेंजेज़ आ जाती है, उसका अलग से असर है। फिर जो वो अपना ख़्याल नहीं रख पाती है, जो उसको पर्टिकुलरली हामिला औरत को ख़्याल रखना है अपना, बहुत सारे तरीकों से उसका स्लीप शेड्यूल, वो खाएगी क्या, वो पिएगी क्या, वो कैसे अपना जो डे टू डे शेड्यूल वो कैसा बनाएगी, वो चीज़ें फॉलो नहीं कर पाती हैं। तो उस वजह से भी फिर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा असर पड़ असर होता है। और डू यू थिंक कि जब ये मदर गायनेक के पास जाती है, उन डॉक्टर साहिबा को भी एक बार केस डिस्कस कर लेना चाहिए इनके साइकियाट्रिस्ट के साथ कि वेदर शी इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मेडिकेशंस और नॉट, खुद से वो स्टॉप ना करें मेडिकेशंस। डेफ़िनेटली जो मेंटल हेल्थ इलनेसेस है ना, ये आजकल इतनी बढ़ चुकी हैं, इतना इनका ज़्यादा क्राइसिस है कि हम बोलते हैं जो जनरल फिजिशियंस हैं, जी। जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो इवन पेरिफेरी हॉस्पिटल्स में हैं, हम कहते हैं उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि ये क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पेशेंट्स को मौका नहीं मिलता कि वो हमारे पास, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट्स बहुत कम है, तो हम कहते हैं उन्हें भी इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर जो स्पेशलिटीज़ है, जैसे आपने कहा गायनेक या फॉर दैट मैटर एनी डॉक्टर, एनी डॉक्टर्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो उनको कहें कि आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो डॉक्टर होता है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं, वो ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। इवन वी आस्क देम कि आप कब प्लान करने वाले हो, या आपकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं है। अगर हमें लगता है कोई दवाई ऐसी है जो इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हामिला वाले पीरियड में नहीं चलना चाहिए, हमको पहले ही कह के रखते हैं कि अगर आपको प्लान है फॉर एग्जांपल कमिंग मंथ्स में कि आप कंसीव करो, तो हमें बता दीजिएगा, ये दवाई हमें पहले ही बंद करनी है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो सब्स्टिट्यूट हम डालें जो मदर के लिए भी मुफीद हो और बच्चे के लिए भी मुफीद हो। इसमें एक चीज और है कि मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है ना, दिस वोंड इज नॉट विजिबल। मतलब अगर लोग देखेंगे, कोई कहता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, वन, देयर शुड बी समवन टू लिसन फर्स्ट। सेकंड, फिर ऐसा देखना, ऐसा एम्पैथेटिक एटीट्यूड क्रिएट करना कि उसकी पेन को कोई समझ सके। यूजुअली क्या होता है, खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी के टेस्ट पैरामीटर्स ठीक नहीं आते हैं, व्हेन दे विजिट अ डॉक्टर दे सी इट विजिबली कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। बट इमोशनल पेन या द वन हु इज स्ट्रगलिंग विद हिज और हर मेंटल हेल्थ, इट इज़ नॉट विजिबल। तो ऐसा क्यों लगता है बाकी डॉक्टर्स को कि ये शायद माइनर इशू है, जबकि ये मेजर बन सकता है? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की मुझे लगता है ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को लगता है जो चीज़ हमें दिखती दिख नहीं रही है है। आँखों से, जी। जो चीज़ दिखती नहीं है आँखों से, वो शायद एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे सिर्फ़ वो बट इग्नोरेंस एक की चीज़ है। है कि इमोशनल पेन इज़ मतलब ज़्यादा पेनफुल दैन अगर हम फिज़िकल पेन की बात करें डेफ़िनेटली तो। अगर हम देखेंगे जो इमोशनल पेन है, इज़ सेवरल टाइम्स मोर जो बेसिकली हम कहेंगे मोर हर्टिंग दैन द फिज़िकल पेन। तो अगर कोई इस चीज़ का इनकार करता है ना, जो उसको नहीं दिखता है और उसने उसका इनकार किया, ये सिर्फ़ उसकी इग्नोरेंस दिखाता है। क्योंकि अगर मैं कहूँगी गैलेक्सीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती है, मैं तो सिर्फ़ अपने आप को गुमराह साबित करूँगी, बिकॉज़ दे डू एग्ज़िस्ट। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया, उसको हम कहेंगे जी आपके आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे शुगर की तकलीफ़ है। लेकिन जो इमोशनल पेन है, ये इतनी ज़्यादा सिवियर है, इवन जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं ना, अगर किसी को कैंसर है, खुदा न खास्ता, या कोई ऐसी सिवियर तकलीफ़ है, वो पेशेंट्स तब तक सुसाइड नहीं करते हैं, जब तक कि उनको इमोशनल पेन, डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी साथ में ना हो। हुँ, हुँ। अगर किसी को बहुत क्रॉनिक इलनेस है, बहुत सालों की इलनेस है, जब तक कि उसको ये फ़ील ना हो जाए कि मैं इसमें अकेला हूँ, और वो सैड, डिप्रेशन कंटिन्यूअसली उसको फ़ील ना हो जाए, तब तक वो सुसाइड के ख़यालात भी उसको नहीं आते हैं। दैट मीन्स ये इमोशनल पेन इतनी ज़्यादा सिवियर है, यही एक वाहिद वाहिद तकलीफ़ है जिसमें इंसान अपने खिलाफ हो जाता है। हर किसी को ज़िंदगी बहुत पसंद होती है। जी। कोई अपने ही हाथों से इस ज़िंदगी को क्यों ख़त्म करना चाहेगा? यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि ये जो तकलीफ़ है, ये कितनी सिवियर है। इंसान को कितना ज़्यादा दर्द होता है जो काबिल बर्दाश्त नहीं होता, कि फिर उसको लगता है कि मेरे लिए एक ही सॉल्यूशन है कि मैं एंड इस ज़िंदगी को। डॉक्टर साहब, हैव यू सीन एनी केस के जिसमें
किसी ने उसकी बात को नहीं समझा, इमोशनल पेन इतना ज़्यादा था कि सालों साल चलता रहा। फाइनली ही और शी डेवलप्ड सुसाइडल टेंडेंसीज और फिर आखिर में उन्होंने सुसाइड की। एनी केस? हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। इनफैक्ट आज ही मैं एक केस देख रही थी यहाँ आने से पहले कि वो कह रहे थे कि अब तो मैं घर में डिस्कस भी नहीं करती हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं कहती हूँ कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किस चीज़ की कमी है? लोग इसको घर पे कोई त घर पे कोई स्ट्रेस होना चाहिए, किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी को कोई और तकलीफ होनी चाहिए, तब उसको मेंटल हेल्थ इलनेस हो सकती है। लोगों ने इसको ऐसे समझ के रखा है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जैसे भी प्रेशर, थायरॉइड किसी को भी हो सकता है, वैसे भी ये इलनेस भी किसी को हो सकती है। सिर्फ ये बाहर से नहीं दिखती है, उसका मतलब ये नहीं कि इट्स ऑल इन योर हेड। लोग यही कहते हैं कि समासान ओपन, आप मत इसकी तरफ ध्यान दो, ठीक हो जाएगा। या तुम नमाज़ें ज़्यादा पढ़ लो, तुम दुआ कर लो, बस ठीक हो जाएगा। या तुम अपने काम पे फ़ोकस कर लो। तो उस वज़ह से क्या होता है, उस इंसान को लगता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। जब मुझे कोई समझता ही नहीं है, जब मेरा कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो मैं ये ज़िंदगी किस लिए जीऊँ? क्योंकि उस वक़्त ऑलरेडी वो थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव होता है, एक साइकिल में चल रहा होता है कि फाइनली उसको लगता है शायद मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है। वो सोसाइटी से खुद को आइसोलेट उसको महसूस होता है कि वो बिल्कुल अलग है, या उसको लगता है कि मैं सोसाइटी को कुछ नहीं दे सकता, तब जाके उसको लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं। मेरी ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा। डॉक्टर साहब, अगर हम आफ्टर केयर की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आता है, आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं, देन यू एडवाइज देम कि आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, आपको या किसी थेरेपी की ज़रूरत है। अब अगर हम थेरेपी की बात करेंगे, इज़ इट स्टिल अ लग्ज़री इन आवर सोसाइटी कि कहीं पे कोई थेरेपिस्ट है थेरेपी के लिए, दैट इज़ फॉर द रिच पीपल ओनली? क्योंकि जो गरीब लोग हैं या गरीब वुमन है कोई, पुअर है कोई, वो कैसे थेरेपी को रीच आउट कर सकते हैं? वन, वो कैसे इंडिविजुअल काउंसलिंग करवा सकते हैं, फैमिली काउंसलिंग, देन ग्रुप काउंसलिंग, देन देयर आर सीबीटीज, देन देयर आर थेरेपीज, वो लोग कैसे कर सकते हैं वो प्राइवेट में? और वो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए है। बेसिकली पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेंटल हेल्थ है ना, दिस इज़ फॉर डिग्निटी नॉट अ लक्ज़री। हर किसी को हक बनता है कि वो जो है मेंटली फिट रहे, तो उसके लिए जो भी उससे बन पड़ता है। फिर हम देखते हैं कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं कि उनको दवाइयों की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें लगता है कि साइकोथेरेपी से ही ठीक हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक और लोगों को लगता है, एक बैरियर जिसकी वज़ह से वो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं आते हैं, उनको लगता है एक बार गए साइकियाट्रिस्ट के पास तो दवाई तो ज़रूर खानी है, उम्र भर खानी है। बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन माय ओन लाइफ व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट। मैं भी बहुत मतलब सम टाइम देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई एक्चुअली सफर्ड अ बिट, एंड मैं इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाती थी, मुझे लगता था दवाई तो ज़रूर देंगे। बट व्हेन आई एक्चुअली गॉट देयर आई केम टू नो कि नहीं, उन्होंने गॉज किया पूरी प्रॉब्लम को, पूरी हर चीज़ को जब सुना तो फिर बताया आपको थोड़ा-सा ये वाली चीज़ें अगर आप चेंज करोगे, थोड़ा काउंसलर के साथ डिस्कस करके अपनी लाइफ को थोड़ा शेड्यूल करोगे, तो ये सारा जो आप स्ट्रगल कर रही हैं अभी, ठीक हो जाएगा। देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकेशन। मेडिटेशन। ओके। तो डॉक्टर्स फिर तब मुझे पता चला कि साइकियाट्रिस्ट से नहीं जाओ कि तो अमूल भर के लिए दवाई खानी है। तो ऐसा भी होता है कि वो आपको एग्ज़ैक्टली गाइड करते हैं, कहाँ पे आपको कितनी देर तक कौन-सी दवाई खाने की ज़रूरत है। बट डू यू अगेन थिंक कि गवर्नमेंट सेटिंग्स में भी हमारे पास वैसे ही नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस होनी चाहिए जैसे प्राइवेट में? डेफ़िनेटली, तो ये मैं कह रही थी कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, इनफैक्ट इवन सीवियर डिसऑर्डर्स में हमें साथ-साथ चलने चाहिए, जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल में से साइमल्टेनियसली चलने चाहिए हमें। पर्टिकुलरली चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ता है, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि कैसे डील करें, कि केयर कर वहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ज़्यादा रोल है। तो वहाँ पे डेफ़िनेटली हमारे जो हमें है कहीं-कहीं जहाँ पे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल सर्विसेज़ है, वहाँ पे तो है हमें साइकोलॉजिस्ट्स अवेलेबल। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अब गवर्नमेंट की तरफ से जो टेलीमानस जी। ये है हमारे पास सर्विस है, मेंटल हेल्थ सर्विस है, उसकी वजह से भी बहुत आसानी हो गई है। वहाँ पे भी हमें 24/7 सो इट इज नाउ अवेलेबल। इट इज़ नाउ इट हैज़ इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ टाइम हो गया एक्सेसिबल बन चुकी है अब। लेकिन हाँ, जो भी अभी भी है वो औरतें जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, या जिनके पास फ़ोन ही नहीं है, या जिनको फ़ोन ही नहीं चलाना आता है, उनके लिए अभी भी ये एक स्ट्रगल है।
और इस मेंटल हेल्थ इलनेस के साथ लड़ने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। हर जगह, हर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट जो भी हॉस्पिटल है, उसमें साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है। And how important do you think is at least training program या orientation program for paramedic staff या those who have recently joined any medical institution, उनके लिए कितना ज़रूरी है एक orientation program at least once in a month या साल में कहीं पे एक बार दो बार हो जाए? बहुत अहम है, क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ पे इवन डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल की तो हम बात में करेंगे। यहाँ तो इवन डॉक्टर्स को लगता है कि साइकियाट्री इज समथिंग जो हमारे लिए नहीं है, जो लोगों के लिए नहीं है, समथिंग ऑल इन हेड। इवन व्हेन आई वाज अबाउट टू चूज द साइकियाट्री, तो मुझे भी कुछ लोग बोलते थे, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों साइकियाट्री लोगी? क्योंकि जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स है, इनमें अभी एक्सेप्टेंस नहीं आई है लोगों में। अभी सबको लगता है कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो वहम है, या ये तो भूत-प्रेत का मसला है, जिन का मसला है, बस पीर साहब के पास जाओ, या राइटली मैं कहूँगी मतिस्निश किसे तो सुदीफोक तो सब ठीक हो जाएगा। तो एवरीवन थिंक्स दैट। तो बहुत ज़रूरी है एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, क्योंकि हर कोई इंसान हर किसी चीज़ का इलाज नहीं कर सकता है, लेकिन सही तरीके से गाइड कर सकता है, उसको सही जगह पहुँचा सकता है। मैं जो हूँ, मैं हर किसी चीज़ की डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चलेगा मेरे पेशेंट को शुगर की तकलीफ़ है, मुझे इसको सही स्थान तक एक गाइड करना है, मुझे उसको एक पाथ बनानी है। तो इसी तरह जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होंगे, जब लोगों को पता चलेगा कि व्हाट प्रॉब्लम इज़, कौन-सी प्रॉब्लम क्या है, तो कम से कम वो उनको सही तरीके से रिसेंटली ही है। मतलब हमारे एक पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट थे, ही इज़ अ सीनियर साइकियाट्रिस्ट। उनसे बात करते करते हमने ये जाना कि उनके पास कोई पेशेंट आए थे। 3 साल वो लोग पता नहीं कहाँ भटके हैं। कहीं पे हार्ट का इलाज कराया, कहीं पे डर और खौफ का इलाज कराया, कहीं पे सर दर्द का इलाज कराया, बट नोबडी नोटिस्ड कि दिस पर्सन नीड्स अ साइकियाट्रिक हेल्प इमीडिएटली। और आफ्टर स्पेंडिंग फॉर 3-4 years, फिर जब वो राइट पर्सन के पास पहुंचे, तब उनके पास उतने पैसे ही नहीं बचे थे कि वो दवाइयाँ खरीद सके। सो द क्रक्स इज कि रेफरल कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ केयर में। सही गाइडेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे यहाँ लोग जाते हैं फेथ हीलर्स के पास, जी। जो सही तरीके से, जो सच में आलिम होंगे, वो उनको खुद ब खुद गाइड करते हैं। मगर यम पानम मिटासन, जिनको खुद कुछ इल्म नहीं होगा, वो लोगों को भी सिर्फ गुमराही नहीं, बल्कि उनके साथ जुल्म करते हैं। हमने देखा है अपनी साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में कि वायलेंस होती है, ही पीपल हैव सफर्ड फिजिकल वायलेंस, और लोग, बट फिर इंसान हैरान रह जाता है कि हो क्या गया है। अपने बच्चियों को बहुत बार ऐसा हुआ है कि पीर साहब ने कहा, जी हम इसको आप यहाँ 1 महीना रखो हमारे घर में, तो मैं इसको ठीक करके दूंगा। लेकिन फिर उस 1 महीने में उसको जिंदगी भर का जो ट्रॉमा मिल गया होता है, वो सिर्फ वो वो बच्ची फिर ठीक भी नहीं, होती है। चांसेस बहुत लेस। इतना ज्यादा फिर ट्रॉमा और बढ़ चुका होता है, और डेवलप हो चुका होता है। बट दैट इज अगेन आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, और कुछ लोगों को पता हो के भी गुमराह किया जाता है कि नहीं, इंस्टेड ऑफ सीकिंग दिस साइंटिफिक प्रोसीजर, आपको शायद इस तरह से ये ठीक हो सकता है। क्योंकि लोगों ने इसको, बहुतों ने इसको, या तो जैसे मैंने कहा भूत प्रेत मैनिपुलेट रखा किया है, है। या तो भूत प्रेत समझ के रखा है, या बहुतों ने इसको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम समझ के रखा है। यहाँ पे मुझे अपना वक्त याद आ गया, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। मैं अभी कह रही थी कि आई थॉट कि मुझे साइकियाट्रिक हेल्प लेनी चाहिए। तो मेरे ही फ्रेंड्स जो मेडिकोज थे, दे वर लाइक, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो हमसे अच्छी लगती हो, नमाज पढ़ती हो, पर्दा करती हो, तुम ये कैसे बोल सकती हो कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है? एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट, और मेरे साथ कुछ रूममेट्स थे जो मुझसे सीनियर थे, वो कहते थे इसने ज़रूर कोई गुनाह किया है, तुम तौबा कर लो, तुम्हें तौबा करने की ज़रूरत है। देन आई रियलाइज कि हमने कहाँ से कहाँ चीज़ों को मिक्स किया है। स्पिरिचुअलिटी और इमोशनैलिटी, ये 2 अलग चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, वी आर एंटाइटल्ड टू इमोशंस, और जिसमें ये इमोशंस है, जज़्बात है, उनमें कभी इमोशंस का उतार-चढ़ाव होता रहता होता है, रहेगा। और कभी अगर ये एक्सट्रीम होता है, तब ये इलनेस बन जाते हैं। रोज़मर्रा भी हमें कभी, डे टू डे स्ट्रेस थोड़ा सा आई मीन जब ये डिसऑर्डर लेवल तक, जिसके कुछ, अगर हम देखें अलग जब वो डॉक्टर के पास पैरामीटर्स। आता है, वो खुद देखते हैं कि जी। पैरामीटर्स फिट करते हैं कि नहीं, उसको इलाज की ज़रूरत है, तो उसको इलाज करने की ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जो सबसे बेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स, जी। फिर उनको तकलीफ होती थी।
हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी वाइफ गुजर गई तो उस साल को ही उन्होंने रखा है नाम द ईयर ऑफ सॉरो, आमुल हज़न। दैट मीन्स उन्हें गम हो सकता है। तो इसको तो स्पिरिचुअलिटी के साथ ईमान के साथ किंग लिंक कर रहे हैं। व्हाई डू वी थिंक कि किसी को ईमान कम है तो इसलिए उसको ये चीज़ हो रहा है, तुम नमाज़ें पढ़ो, तुम बाकी चीज़ें करो, ठीक हो जाएगा। डेफ़िनेटली जो वो चीज़ें हैं वो ज़रूरी है बिकॉज़ दे विल कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम शुगर वाले पेशेंट को दे विल कहते हैं एड ऑन, वहाँ पे एड ऑन्स हो सकते हैं। जैसे हम शुगर वाले पेशेंट को कहते हैं तुम शुगर वाली चीज़ें मत म खाओ, तुम चीनी मत खाओ, तुम ये फ्रूट मत खाओ, तुम ये मत खाओ। मगर वो उसको रिप्लेस नहीं करते हैं केयर को। उसको फिर भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। इसी तरह साइकियाट्रिक मेडिकेशन, साइकियाट्रिक हेल्प इंसान को इलाज जो ज़रूरी है मेडिकल इलाज वो करती है। साथ-साथ में उसको बेहतर कोपिंग स्किल्स सिखाते हैं। इनफैक्ट अगर कोई कहता है सब्र करो, तो सब्र करने की वो जो कैपेसिटी होती है वो भी इलाज से बढ़ती है। क्योंकि हर कोई इंसान देखता है कभी वो बहुत चिड़चिड़ा होता है, उसको लगता है मेरा क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम हो चुका है, पहले मैं इतना कुछ सँभाल पाता था, अब नहीं सँभाल पाता हूँ। तो सब्र तो वो तब भी कर रहा होता है, लेकिन अब उसमें सब्र करने की वो सलाहियत है वो कम हो गई होती है। वहाँ पे अगर वो हेल्प सीक करता है, तो ये इसके खिलाफ नहीं है, ये सब्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उसकी उस कैपेसिटी को और उभारता है और उसे मदद करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी तरीके से करनी। निभाने में। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किए अब बैरियर्स, स्टिग्मा, टैबू जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है। अब उन चीज़ों को छोड़ के ऐसा क्या करना चाहिए लोगों को, पर्टिकुलरली वुमन, कि स्टिग्मा को वो ना देख के सीख करे हेल्प? एंड डू यू थिंक इन मेंटल हेल्थ सीकिंग ए हेल्प इज स्ट्रेंथ और अ वीकनेस? डेफ़िनेटली इट्स अ स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर आप साइलेंस में खुद घुट-घुट कर जी रही है, जी। तो वो तो स्ट्रेंथ नहीं है। बाहर आकर हिम्मत ये है कि आप सामने आके बता दें अपने प्रॉब्लम्स, जिनको सॉल्व किया जा सकता है। बेसिकली जैसे अभी हमने कहा कि बैरियर है सबसे बड़ा कि लोगों को लगता है ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। बट अगर हम देखेंगे कि एक हदीस है जिसमें कहा गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर बीमारी पैदा की है और बीमारी के साथ उसका इलाज भी किया है। और साथ ही में एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट है जो मैं खुद पढ़कर हैरान रह गई थी कि जानता वही है, उस इलाज के बारे में जानता वही है जो उसको खोजता है और जो इससे दूर रहता है वो उससे नावाकिफ ही रहता है। दैट मीन्स सही इलाज का आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू विल सीक इट। जी। जब आप उठेंगे, जब आप खोज करेंगे सही जगह, तो आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बैरियर को ब्रेक करने का, बिकॉज़ जो औरतें हैं उन्हें समझना चाहिए कि उन पे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। जी। दे आर द मेन केयरटेकर्स। जो उनका मेंटल लोड है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे घर गृहस्थी को भी सँभालना है, बच्चों की ज़िम्मेदारी भी उसी पे है। जैसे कि मैंने कहा कि उनको तो कोई सपोर्ट है नहीं, होना तो चाहिए बराबर इक्वली, लेकिन है नहीं उनको। इन द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर किड्स उसमें उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। और बल्कि ये होता है कि अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है, उसकी ज़िम्मेदार भी उसकी माँ ही ठहराई जाती है। तो अगर उसको इतने सारे रोल्स हैं, वो सारा कुछ सँभाल रही है, एक सुपर वुमन बन चुकी है। और ये भी एक बैरियर रहता है, उनको लगता है सुपर वुमन हूँ, इतना कुछ सँभालती हूँ, तो मैं कैसे किसी को बोल सकती हूँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम है। उनको लगता है दिस इज़ अ वीकनेस। बट अगर आप इतना कुछ सँभाल रही है दैट मीन्स डेफ़िनेटली आप भी एक ह्यूमन हैं, आपको भी ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है उन औरतों के लिए कि वो सामने आ जाएँ, वो हेल्प सीक करें, क्योंकि उन पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत है। अगर वो चाहती हैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाएँ जो उन्होंने अपने ऊपर ले ली है, उन्होंने अपने आप को पीछे छोड़कर घर गृहस्थी, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी, हर किसी के घर में हर किसी की ज़िम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे ली है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी वो बखूबी बेहतर तरीके से निभा सकते हैं अगर पहले वो अपना ख़्याल रख सकेंगे। तो ये एक बहुत हिम्मत की बात होगी अगर वो सामने आके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके अपना ख़्याल रखें। सो इट मीन्स मेंटल हेल्थ का जो केयर है, एवरीबॉडी डिजर्व्स दैट, बी इट मैन, बी इट वुमन, इट इज़ अ बेसिक एनी जेंडर, एनी रिलीजन, ये बेसिक राइट है हर एक इंसान का। तो यूनिवर्सली आप क्या मैसेज देना चाहोगे टू द पीपल, जो लोग जूझ रहे हैं डे टू डे लाइफ में, दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर मेंटल हेल्थ, या छुपा रहे हैं चीज़ों को, बता नहीं रहे हैं? इनफैक्ट अगर कोई बता भी रहा है तो उसको किन चीज़ों का वैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे भी उसको लगे कि अब सब स्टेबल है,
people are listening to me and I am getting a good care. मैसेजेस तो देने के लिए तो बहुत है, लेकिन एक चीज़ जो मैं इम्पोर्टेंटली यहाँ कहना चाहूँगी, वो ये है कि हम सब अक्सर लोगों ने मेंटल हेल्थ के बारे में सुना होगा। अगर उन्होंने अपनी कोई तकलीफ़ बयान की होगी किसी जगह, तो उनको सुनने को मिला होगा, फ़मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु। अगर आप अपना तवक्कुल अल्लाह ताला पे रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी है। लेकिन मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है तवक्कुल का पहला स्टेप क्या है? जी। तवक्कुल का पहला स्टेप ये है कि आप जो भी आपके सामने बन पड़े, जो सही हो, जो लॉफ़ुल हो, जो अलाउड हो, आपको वो सारे इक़दाम उठाने हैं बेहतरी के लिए। जब वो फर्स्ट स्टेप आप उठाएँगे, जब वो पहला कदम आप उठाएँगे, उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला पर यकीन रखना कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तब आपका तवक्कुल कंप्लीट है। ये नहीं कि आप बैठे रहो, आप ठीक है अल्लाह ताला Just need only planning, it needs execution हाँ, also. जैसे कि कोई बोलेगा दुआ करो, नमाज़ पढ़ो, those things are necessary, but first and foremost step in tawakkul is taking all the steps actively. इसमें मिसाल दी गई कि जब एक शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मुझे मुझे मतलब ऊँट है मेरा, वो मैं बाहर रखूँगा, तो मुझे अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना है, ये कहीं नहीं जाएगा। जी। उन्होंने उनको कहा पहले आपने ऊँट को बाँध के रखो, फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल करो। अब आप अगर अपने ऊँट को बाँधेंगे ही नहीं, फिर कहेंगे कि अल्लाह ताला तो शिफ़ा देने वाला है, वो सच में शिफ़ा देने वाला है, लेकिन आप पहले वो कदम तो उठाएँ। तो ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जो पहला कदम Basic requirements है. बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहला कदम है, आपको उठाना है, सही गाइडेंस, सही इंसान के पास जाना है, जो मदद है वो तलब करनी है, तो बाकी सब अल्लाह ताला के हाथ में ही है, शिफ़ा देने वाला तो वही है, लेकिन पहले आप वो कदम उठाएँ। Step लेना है. Thank you डॉक्टर साहब, thank you so much. We have taken your time and आपने इतनी अच्छी बातें बोली. इंशाल्लाह we look forward कि किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह अगली बार और हम बात करेंगे. Till then, thank you. थैंक यू सो मच, आई एम प्रिविलेज्ड कि आपने हमें इतने अच्छे मौज़ू पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। The walls of stigma may be high, but they are not unbreakable. For every woman struggling with an emotional pain, inshallah, you will come out of it soon. Let's break the chains of stigma and taboo together, word by word, story by story, with courage and dignity. See you soon. Allah Hafiz.